नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो। आज शो की शुरुआत होगी हिंदुस्तान की शक्ति से। पीएम मोदी के भाषण से क्या संदेश गया जनता तक और क्या संदेश पीएम ने पहुंचाया विपक्ष तक, इस पर बात होगी। इसके बाद बात दुनिया में हो रही भारत की जय जयकार की, रुपए के बढ़ते रुतबे की आज बात करना जरूरी है। युआन और डॉलर का मुकाबला करते हिंदुस्तान की बात मैं आज करूंगी। फिर बात ज़ंस्कार माउंटेन रेंज की चोटियों पर लिखी गई वीर गाथा की, कश्मीर घाटी में भारत के सूरमाओं के शौर्य की बात, उनके अदम्य साहस को सलाम करने वाली बात, और फिर संसद में चल रहे हंगामे और विपक्ष की रणनीति पर बात। सवाल तीखे होंगे और जवाब भी मांगा जाएगा, सरकार से भी और विपक्ष से भी। और अंत में बात होगी उस बेहद जरूरी चीज की जिसके बगैर जीना संभव नहीं, दिल्ली सरकार के उस विभाग की जो दम तोड़ने के करीब पहुंच गया है। लेकिन सवाल उन सरकारों से भी होंगे जो दिखावा कुछ करते हैं और असलियत में कुछ करते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस कार्यक्रम के बाद जनता के सामने रखा था। भारत मंडपम, ये वो प्रगति मैदान का कन्वेंशन सेंटर है जिसे आज नाम दिया गया भारत मंडपम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के सामने आए, और ये जनता कौन थी, ये कोई रैली नहीं थी, यहां कोई बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे, यहां हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद थे। और हर एक सेक्टर से, हर एक फ्रेटर्निटी से यहां पर इस ऑडिटोरियम में लोगों को इनवाइट किया गया था, उनमें से मैं भी एक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो सबने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। और ये जो ऑडिटोरियम इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर मैं मौजूद थी। 7,000 लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था है। शानदार तरीके से इस भारत मंडपम को तैयार किया गया था, और इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फाजों में, उनके लफ्जों में वो इतराना भी था, वो कॉन्फिडेंस भी था। और वो कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर था कि मैं आया 2014 के बाद और देखिए मैंने ये करके दिखाया है। उन्होंने बकायदा गिना और ये बताया कि हिंदुस्तान किन किन जगह पर नंबर 1 है, हिंदुस्तान में वो कौन कौन सी जगह है जो नंबर 1 पर है। चाहे वो गुजरात की वो सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, या फिर सबसे ऊंचाई पर मौजूद हमारा मोटरेबल रोड हो, या फिर ये कन्वेंशन सेंटर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया उसका कॉन्फिडेंस आज उनकी बातों में झलक रहा था। उनको इस बात का कॉन्फिडेंस था, यकीन था कि भारत को उन पर यकीन है। और यही वजह है कि वहां पर वो ये कहने से जरा भी संकोचाए नहीं कि अगले टर्म में जब आऊंगा, यानी तीसरे टर्म में, जब मुझे सत्ता सौंपी थी 2014 में, तो 10 नंबर पर थी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, और फिर तंज भी कसा, कहा कि 10 नंबर ही थी। लेकिन अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बन चुकी है। और मोदी यहां नहीं रुके, फिर इससे आगे गए और उन्होंने कहा कि जब तीसरे टर्म में आऊंगा, तो वहां जितने भी लोग मौजूद थे एक बार के लिए आश्चर्यचकित रह गए कि तीसरा टर्म तो अभी आया नहीं है। लेकिन मोदी का वो कॉन्फिडेंस था, वो ये कह रहे थे और जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो इसे दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, यानी हिंदुस्तान को, भारत माता को, हिंदुस्तान को 3 बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से एक करके साबित करूंगा। क्या कहा था उन्होंने, और आप उनके हाव भाव, उनके कॉन्फिडेंस, उनके शब्दों के चयन पर जरूर गौर कीजिएगा। सुनिए कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे।
दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। और इसके बाद आप जानते हैं उस पूरे ऑडिटोरियम में मोदी के नारे लगने लगे। लोगों को उनकी बात पर यकीन हो चला। और फिर कह रही हूँ, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधन नहीं था। वहाँ पर चाहे वो बिजनेस जगत के लोग हो, टाटा थे, अंबानी थे, अडानी थे वहाँ पर, या फिर आमिर खान से लेकर जो बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियाँ हैं वो मौजूद रही हों। ये सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, वहाँ पर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स थे, वहाँ पर लघु उद्योगों को आगे लेकर चलने वाले वो तमाम बिजनेसमैन मौजूद थे, अलग अलग सोशल वर्क करने वाले वो तमाम बड़े नाम मौजूद थे। उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया, वो जताया और गिन के बताया। उसके बाद उन्होंने तंज किया विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि हर बार जब कुछ नया काम होता है, क्योंकि अब 21वीं सदी का भारत है और यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी है और उनको अब बेहतर करना, उनको एक रीस्ट्रक्चरिंग उसकी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप वो रीस्ट्रक्चरिंग का काम करते हैं, उसके पुनर्निर्माण का काम करते हैं, तो बहुत अड़ंगे लगाए जाते हैं। उन्होंने कर्तव्य पथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा अब दबी जुबान में कर्तव्य पथ जब देखता है विपक्ष या वो टोली, उस टोली का उन्होंने जिक्र किया कि वो जब टोली देखती है तो दबे जुबान में कहती है काम तो अच्छा हुआ है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जहां खड़े रहकर मैं ये बात कह रहा हूं, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो टोली में से कोई एक यहां आकर भाषण भी दे, क्योंकि ये हमने ऐसा कर दिखाया है सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए। सुनिए। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर, ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी। और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। मैं फिर कह रही हूं, आप कॉन्फिडेंस देखिए। मैं तीसरे टर्म में आऊंगा, मैंने देश को उस प्रगति की राह पर लाया है और मैं आंकड़े गिनकर बता देता हूं।
और जो लोग रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उन पर भी उन्होंने तंज कसा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कैसे आ रहा है? वो क्या कह रहे हैं कि आंकड़ों में भी है, मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। तो वो ग्रोथ वाली आंकड़े की स्टोरी अब आपके सामने मैं रखूंगी, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प किस्सा आपके सामने रखती हूँ। हालांकि ये केवल एक किस्सा भर नहीं है, इसमें एक तल्ख हकीकत भी छिपी हुई है, और ये किस्सा है गौतम बुद्ध के ज़माने का। तो भाई क्या हुआ, एक बार बुद्ध एक विहार पहुंचे। विहार यानी वो जगह जहां पर भिक्षु एक साथ रहते हैं। बुद्ध भी ऐसे ही एक विहार गए हुए थे। विहार के भिक्षु आसपास के गांव जाते हैं, वहां से जो भिक्षा मिलती है उसे मिल बांट कर फिर खा लेते हैं। ये एक सिस्टम हुआ करता था। तो बुद्ध भी उन लोगों के साथ भिक्षा मांग कर लाए। आमतौर पर यह होता था कि जिस पोटली में भिक्षा का अन्न मिल जाता था या मिला हुआ होता था, उसे सब लाकर विहार में ज़मीन पर रख देते थे। मगर बुद्ध ने देखा कि यहाँ पर सारे भिक्षु अपनी अपनी पोटलियाँ दीवार की खूंटियों पर टांग रहे हैं, लटका रहे हैं। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा कि ये पोटली नीचे क्यों नहीं रखी हुई है, ये ऊपर क्यों टांग रहे हो भाई? तो उन्हें बताया गया कि यहाँ एक चूहा है, बहुत बदमाश चूहा है। वो इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि खूंटियों पर टंगी पोटलियों को वो एक झटके में फाड़ देता है। उछल उछल कर वो पोटली में छेद कर देता है और फिर अनाज लेकर चला जाता है। बात थोड़ी अजीब थी। बुद्ध ने सोचा कि एक चूहे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई भाई, कि इतनी ऊंची छलांग लगा दे या इतना ऊंचा उछल जाए। लेकिन उन्होंने खुद देखा कि थोड़ी देर बाद ये चूहे जनाब जो हैं, मोटे ताजे से बिल से निकलते हैं। जो पोटलियाँ ऊंची खूंटी पर टंगी होती हैं, छलांग लगाकर उसमें छेद करते हैं। और वो छेद भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, मामूली नहीं, बड़ा छेद। चूहे की इस हरकत से पोटली का अनाज बिखर जाता है और चूहा आराम से अनाज खाने लग जाता है। उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि इस चूहे को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। चलो इसका पीछा करते हैं। सबने देखा कि थोड़ी दूर उसका एक बिल था, जिसमें वो अपनी मस्त चाल से घुसता चला जा रहा था। बुद्ध ने अपने साथियों से कहा कि आओ इस बिल को खोदते हैं, पता तो लगाना है। तो जब बिल खोदा गया तो उसमें बहुत सारा सोना मिला। बुद्ध ने कहा इसे निकाल लो, अब चूहा परेशान नहीं करेगा। अगले दिन यही हुआ। जब चूहे के आने का वक्त हुआ तो सबने देखा जो चूहा मस्ती में आता था, आज उसकी चाल में थकान थी, एक्साइटेड नहीं था, उसमें उत्साह भी नहीं था। और जब चूहे ने पोटली की ओर उछलने की कोशिश की तो उससे वो छलांग भी नहीं लगी। ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रही हूं कि बिना धन के किसी की कद्र नहीं होती। ना आदमी की कद्र होती है, ना किसी संस्था की कद्र होती है, ना देश की। आप पड़ोस की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान की। मैंने कल इसी द रूबिका लियाकत शो में इसका जिक्र भी किया था। पाकिस्तान आर्थिक रूप से तबाह है। दुनिया में इस वजह से उसकी क्या हैसियत है, इसका जिक्र खुद पाकिस्तान के वजीर आज़म के मुंह से आपको सुनना चाहिए। चूहे जैसी हालत इस वक्त पाकिस्तान की भी है। वो जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी ज़माने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आज़म ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। चूहे की हालत आप समझ रहे हैं ना। और
इस चूहे का सोना कहाँ जाया गया है? आतंकवाद को पालने पोसने में, भारत के खिलाफ दुश्मनी करने में। पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे, अपना सफर एक साथ शुरू किया था। लेकिन आज पाकिस्तान किस गर्त में जा गिरा है और भारत किस मुकाम पर है? मैं आपको आंकड़े बता देती हूं और फख्र कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को सुनिए, जिसका जिक्र वो देश से लेकर विदेश तक के मंच पर बहुत ही गर्व और फख्र के साथ करते हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। फिर कह रही हूं, इस कॉन्फिडेंस की वजह आंकड़े हैं जो दिख रहे हैं। ऐसे ही कोई इतना कॉन्फिडेंस में नहीं बोल देता है। हमारे देश की इकोनॉमी की ये रफ्तार पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक मिसाल है और दुनिया के लिए सीखने लायक सबक भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में माना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की GDP उसके अनुमान से भी बेहतर कर रही है। IMF ने अंदाजा लगाया था कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जो GDP है वो 6.1% रह सकती है। यह अप्रैल में अनुमान लगाया था, उस अनुमान से भी 0.2% ज्यादा है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक 2022 में दुनिया की GDP 3.5%, मौजूदा साल 2023 में 3% रहने का अंदाजा है, जबकि अगले साल 2024 में भी दुनिया की GDP सेम यानी 3% रहने का अनुमान है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की GDP जहां थी वहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आपने अभी सुना कुछ सेकंड पहले, उसमें वो क्या कह रहे थे कि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मैं दुनिया की इन्हीं 5 अर्थव्यवस्था की हालत इस वक्त आपको बताती हूं। अमेरिका की GDP बीते साल और इस साल करीब 2% थी, लेकिन अगले साल घटकर 1% रह जाएगी। चीन के आंकड़े भी आप देख लीजिए, 2022 में 3%, इस साल 5.2% और अगले साल 4.5%, मतलब वहां भी कमी आएगी। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जापान 1% के आसपास घूम रहा है ये आंकड़ा, वहां भी अगले साल कमी आएगी। चौथे नंबर पर जर्मनी है, इसकी इकोनॉमी इस साल माइनस में जा रही है, अगले साल जरूर ये 1.3% तक पहुंच सकती है, 1.3% तक रह सकती है। अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यानी मेरे भारत की बात सुनिए, आंकड़े देखिए आप। 2022 में 7.2%, इस साल 6.1% और अगले साल 6.3%, इस साल से भी ज्यादा अगले साल का आंकड़ा। इन आंकड़ों को मैं आपके लिए थोड़ा और आसान कर देती हूं। आप दुनिया की इन 5 बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत एक साथ देखिए। ये 5 बार इस वक्त आपके सामने है। हमारी इकोनॉमी इनमें सबसे ज्यादा बड़ी दिख रही है। अभी आपको दिखाती हूं मैं। कहते हैं ना कि बिना अर्थ सब व्यर्थ, धन के बिना सब बेमतलब। अब सारी दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी की तारीफ कर रही है। जाहिर है हम अपने भविष्य के तरफ और चमकदार होने के दावे और वादे देखना भी चाहते हैं और उम्मीद उसकी पूरी होते हुए भी देखना चाहते हैं। IMF के अलावा दुनिया की जिन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भारत की GDP के बारे में आंकड़े दिए हैं वो भी आप जान लीजिए, जैसे UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस यानी UNCTAD, इसने क्या कहा है, मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP 6% रहेगी। वर्ल्ड बैंक कहता है 6.3% रहेगी। जो रेटिंग एजेंसी है मूडी, वो उसके मुताबिक 5.5%, और S&P ग्लोबल रेटिंग ने ये कहा है कि 6% रहने वाली। और ये महज आंकड़े नहीं हैं। GDP का बढ़ना हर देशवासी के लिए खुशखबरी है। जब किसी देश की GDP बढ़ती है तो उस देश में ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं, देश का खजाना भरता है,
सरकार के पास ज़्यादा पैसा आता है, विकास के काम ज़्यादा होते हैं, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा लोगों की भलाई पर ज़्यादा खर्च हो सकता है और इसी वजह से आम लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गरीबी कम हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि धन में बड़ी ताकत होती है, धन होगा तो मन की बात होगी। मैंने आपको पाकिस्तान की कंगाली की बात बताई। जिस देश के पास पर्याप्त धन नहीं होता, घाटा या कर्ज बढ़ जाता है, उसकी हालत कैसी होती है, उसे जानने के लिए आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इन देशों में उनके नेताओं के पास या तो विजन नहीं था या भ्रष्टाचार इतना था जिससे इन देशों के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई। लोग एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और महंगाई के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, उससे जवाब नहीं मांगेंगे, तो बताइए क्या करेंगे। लोगों के गुस्से की वजह पाकिस्तान में इमरान खान को जाना पड़ा कुर्सी छोड़कर, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे को जाना पड़ा कुर्सी छोड़ के। धन की मार और धन की चमक अलग होती है, मानिए। पूरी दुनिया में किस्सों और कहानियों और ग्रंथों में धन को किसी भी देश और समाज की हैसियत का आईना माना गया है। इसीलिए जब भारत चमक रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका असर दुनिया भर में निवेशकों पर होता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट कहती है मार्च 2023 के बाद से पिछले 4 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारत में 1.5 यानी 1.5 ट्रिलियन रुपए का 1.5 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। यह रकम दुनिया के किसी भी देश के किए गए निवेश से ज्यादा है। जाहिर है दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है और भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनकर सामने आया है। और इसीलिए आपको दोनों हाथ उठाकर भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करनी चाहिए कि यहां राजनीति होती है, होती रहे, जो भी सेंटर में रहे आए वो हिंदुस्तान की इस प्रगति को और रफ्तार से आगे लेकर जाए। आमीन। देश की अर्थव्यवस्था के बाद अब देश के पराक्रम की बात करना जरूरी है और आप जानते हैं देश से बड़ा कुछ नहीं है। आज वहां कन्वेंशन सेंटर में भारत मंडपम ने शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में शहीदों को नमन करके ही की। और जब ऐसा शुभ दिन हो, जब हमारे देश ने अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हो, तो उस दिन शौर्य गाथा सुनाने से जरूरी और बताइए क्या हो सकता है। आज का दिन नहीं होता तो हमें ये गर्व का पल कहां से मिलता। ना मैं आपके सामने खड़ी होकर न्यूज़ पढ़ पा रही होती, ना आप वहां सोफे पर, कुर्सी पर या जमीन पर बैठकर, पलंग पर बैठकर मुझे इस वक्त भारत 24 पर देख पा रहे होते। जब हमने दुनिया को दिखाया कि कोई भी परिस्थिति हो, भारत की फौज अपनी सरहद की सुरक्षा हर कीमत पर कर सकती है। और इसीलिए आज शौर्य के प्रतीक करगिल विजय दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 527 शहीदों को याद करने का दिन है और कीजिए याद। आज उनकी शहादत को नमन करने का दिन है और कीजिए नमन। करगिल विजय दिवस वो शौर्य की गाथा है जिसके बाद सारी दुनिया का नजरिया हिंदुस्तान के लिए बदल गया। भारत के वीरों ने करगिल में वो कर दिखाया जो सारी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। और क्यों हैरान करने वाला था, ये आपको समझाती हूं। सोचिए आप जमीन पर खड़े हैं और आपका दुश्मन तीसरी मंजिल पर खड़ा हुआ है। उसके पास गोला बारूद है, वो आपको आसानी से नीचे टारगेट कर सकता है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसे मात दे देते हैं। ये हिंदुस्तान के वीरों ने किया। ये वो हालात है जिसे युद्ध नीति में सबसे मुश्किल कहा जाता है। और चोटी भी ऐसी नहीं कि आप इधर उधर छुप जाए, एकदम खड़ी चोटी। ऊपर दुश्मन, नीचे हिंद की सेना। भारत के दिलेरों ने वो कर दिखाया कि पाकिस्तान की सेना टाइगर हिल गई। टाइगर हिल पर खड़ी थी वो। उस पहाड़ी से दुश्मन को हथियार से लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ पत्थर ही गिरा देते ना तो कई भारतीय सैनिकों की जान जा सकती थी। लेकिन जिस फौज की रगों में वतन के लिए मर मिटने का लहू उबाल मारता हो, वो इन चुनौतियों में कहां डरने वाले थे। मां भारती का एक एक सपूत देश की खातिर मर मिटना चाहता था। मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रही हूं।
उन शहीद वीरों की कुछ आखिरी बातें आपको सुनाती हूं। महज 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने देश पर न्यौछावर होने वाले कैप्टन मनोज पांडे, चेहरा देख लीजिए और दिल में बसा लीजिए। जब पहलवान चौकी पर फतह करने के लिए निकले तो अपने साथियों से कहा, अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं मैं मौत को मारूंगा। यदि मेरे फर्ज के आगे मौत भी रोड़ा बनी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। और कैप्टन मनोज पांडे ने यह सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने ये करके दिखाया। इस योद्धा ने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त कर दिए। उनकी ही तरह एक और मां भारती के सपूत थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन बत्रा को जब कारगिल युद्ध के लिए बुलावा आया तो जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। कैप्टन बत्रा ने पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद रेडियो संदेश में अपने सीनियर से कहा था, बॉस ये दिल मांगे मोर। आपको मैं कैप्टन विक्रम बत्रा की इस लाइन को सुनाती हूं। Companies success के नलवाज ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. सलूट है। छोटी सी उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कैप्टन अनुज नैयर क्या कह रहे थे, जब तक आखिरी दुश्मन जिंदा है मैं सांस लेता रहूंगा। और कैप्टन अनुज ने कई बंकर्स को तबाह करने के साथ अकेले ही 9 दुश्मनों को मार गिराया, अपने शब्दों को सच करके दिखाया। शहीदों के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिन्हें सुनाने अगर मैं लग जाऊं तो कई दिन जो है वो बीत जाएंगे। ना आप सुनते सुनते थकेंगे, ना मैं सुनाते सुनाते थकूंगी। आज मैं भारत के वीरों के इस जज्बे को सलाम करती हूं, प्रणाम करती हूं। ये जंग पाकिस्तान के साथ भारत की आखिरी जंग थी, क्योंकि इस जंग के बाद पाकिस्तान जंग करने काबिल ही नहीं बचा। 3 असफलताओं के बाद पाकिस्तान ने 1999 की सर्दियों में वो काम किया था जिसको धोखा देना कहते हैं, पीठ पे खंजर भोंकना कहते हैं। और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस धोखे का जवाब देना जानते थे। वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कई कोशिशें की थी, लेकिन इस धोखे से वो दुखी थे, पीड़ित थे। और अपने प्रधानमंत्री के इस दर्द का बदला लेना हमारी फौज बहुत अच्छे से जानती थी। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। 8 मई 1999 को पाक सैनिक कारगिल की आजम चौकी पर बैठे थे। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ 6 नदर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम भी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। उन्हें देखकर पाकिस्तानी सैनिकों ने सोचा कि उन्हें बंदी बना लिया जाए, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि अगर इन्हें बंदी बनाया तो चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे। इसीलिए उन्होंने चरवाहों को जाने दिया। 1.5 घंटे बाद ही चरवाहे भारतीय सेना के जवानों के साथ वापस आ गए और आसपास के इलाकों का मुआयना करके चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भारतीय सेना का लामा हेलीकॉप्टर इलाके में आया। यह हेलीकॉप्टर इतना नीचे उड़ रहा था कि भारतीय पायलटों को पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन इफ्तिखार का बैज भी दिख रहा था। घुसपैठ की इस पुख्ता जानकारी के बाद ही हमारी फौज ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान हमसे आगे था, उनकी जो स्थिति है वो हमसे काफ़ी बेहतर थी, लेकिन हमारे भारतीय वीरों का जोश हाई था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरे देश के अंदर एक गुस्सा था। सारा देश एक हो चुका था। क्या मजहब, क्या जात, क्या पात, क्या संप्रदाय, भारत में सब खत्म हो चुका था। उस वक्त हर कोई सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, मैं भारतीय हूं। देश का हर नागरिक देश के लिए जंग लड़ना चाहता था। मौत तो उस वक्त देश के जाबाज सैनिकों को दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही थी। मौत का सहरा हर कोई बांधना चाह रहा था। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी खुद मैदान में भारतीय सैनिकों के साथ मौजूद दिखाई दिए। 3 दिन तक उनके बीच रहे थे ताकि जवानों का हौसला बढ़े।
ये करगिल युद्ध ही था जब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल निर्णय लिया था कि देश के जवानों के शहीद होने पर सम्मानपूर्वक शहीदों के शव उनके घर पहुंचाए जाएंगे। इससे पहले दुर्गम चोटियों पर शहीद हुए सैनिकों का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाता था, लेकिन करगिल युद्ध से यह परंपरा जो है वो बदली गई। इस युद्ध ने भारत को बदल कर रख दिया। 60 दिनों तक ये युद्ध चला। इस भयंकर युद्ध में हमने 527 भारतीय सैनिकों को शहीद होते देखा और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस युद्ध से भारत ने सारी दुनिया को यह बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, अपना लोहा मनवाने पर मजबूर कर दिया। भारत की वायुसेना और आर्मी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। एयरफोर्स और सेना ने संयुक्त प्रयास किया और 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया। करगिल विजय के दौरान भारतीय फौज के शौर्य की कहानी की इतने किस्से हैं कि पाकिस्तान के सैनिक भी इसकी मिसालें देते हैं। आज उसी गौरव का दिन है जिस दिन हमने दुश्मनों को धूल चटाई थी। आज पीएम मोदी ने भी देश के वीर सपूतों के बलिदान को नमन किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करते हुए करगिल दिवस पर मां भारती के सपूतों को श्रद्धांजलि दी और दुश्मन को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम एलओसी पार कर सकते हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर एलओसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। आपको पता है हमारे देश की सेना में देश के लिए मर मिटने की तमन्ना आती कहां से है? उनकी ट्रेनिंग से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब भारतीय फौज में शामिल होने के लिए कैडेट्स ट्रेनिंग को जाते हैं या वहां पहुंचते हैं, उनका सामना हर दिन कुछ पंक्तियों से होता है। एक तस्वीर दिखाती हूं। ये आईएमए के चैटबोट हॉल की तस्वीर है। इसमें क्या लिखा है देखिए। आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में ही होगा या आखिर में ही आते हैं। ये रोज हमारे सैनिक, हमारे कैडेट्स जब तैयारी के लिए जा रहे होते हैं तो पढ़ते हैं। इनको जब आप भी अपने मन में बसा लेंगे तो इस बात का एहसास होगा कि देश पहले है, देशवासी और फिर आप। करगिल विजय दिवस के शौर्य गाथा के बाद, और उम्मीद करती हूं आपको बड़ा आनंद आया होगा इस विजय गाथा को सुनकर और गर्व से आपने उसे सुना भी होगा। अब आपको मौजूदा दौर में लेकर आती हूं। भारतीय संसद में क्या हो रहा है? जबरदस्त हंगामा। सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष की शर्तों के सामने झुकने को लेकिन तैयार नहीं है। विपक्ष हर हाल में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान लोकसभा और राज्यसभा में सुनना चाहता है, उसके बाद ही चर्चा की शुरुआत पर अड़ी है। ऐसे में क्या होगा? ये सवाल मेरे, आपके और पूरे देश के मन में है।
और सवाल का जवाब आज पहली बार मेरे पास भी नहीं है। हाँ, विपक्ष ने आज एक और कदम जरूर उठाया, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिस पर अब सदन में चर्चा होगी। विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार को जवाब देना होगा और फिर लोकसभा में वोट दिया जाएगा, मतदान होगा, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि विपक्ष का नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा या मोदी सरकार गिर जाएगी। तो मैं आज आपको सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से मैं उनसे सवाल पूछूंगी। पहला, अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष क्या मैसेज देना चाहता है? दूसरा, सरकार अविश्वास प्रस्ताव से पहले मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर लेती है? तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष क्या हासिल कर लेगा? इन तीनों सवालों का जवाब सरकार और विपक्ष दे कि ना दे, मैं इन तीनों सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 फरवरी 2019 का एक बयान सुनाती हूं। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं लोकसभा के आखिरी सेशन के दौरान दिया था। इस बयान के कुछ दिनों बाद 17th लोकसभा का यानी 17वीं लोकसभा का चुनाव होना था। प्रधानमंत्री के इस बयान के पीछे की वजह अब मैं आपको बता देती हूं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 20 जुलाई 2018 को विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इस अविश्वास प्रस्ताव को चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी लेकर आई थी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसके बाद 11 घंटे 46 मिनट की चर्चा हुई और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यानी सरकार के समर्थन में 330 सांसदों ने वोट किया। उधर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में महज 135 सांसदों ने वोट डाले। जाहिर है वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अब आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ने कैसे यह दावा कर दिया कि विपक्ष 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा? इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको समझा देती हूं। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया जुलाई 2018 में, यानी आज से ठीक 5 साल 6 दिन पहले। तब भी विपक्षी एकता की सियासत चल रही थी। अब यानी मौजूदा दौर में भी विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। तब भी करीब 8 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना था और अब भी करीब 8 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। यानी प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो विपक्ष अपना आखिरी हथियार यानी अविश्वास प्रस्ताव को आजमाता है। इसीलिए उन्होंने 2019 में ही 2023 के अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह भविष्यवाणी आज सटीक साबित हुई भी है। जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो सुनिए क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। अब आप पूछेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार को के पास तो पूर्ण बहुमत है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद संसद में सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलता है। हर पार्टी अपने स्टैंड के मुताबिक केंद्र सरकार पर सवाल उठा सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी के कई सांसद भी इस मौके पर बोलते हैं और अंत में पूरी चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री खुद देते हैं, क्योंकि वो सरकार के मुखिया होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हर दल को उनके सांसदों की संख्या के हिसाब से बोलने का वक्त मिलता है। यानी विपक्ष के पास मौका होता है कि वो केंद्र सरकार के हर कामकाज पर अपनी बात, अपनी राय रख सके। और इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है।
हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद विपक्ष की वो शर्त पूरी नहीं होती जिसमें प्रधानमंत्री को पहले मणिपुर मामले पर बोलना पड़े, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि उसके अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति के कारण प्रधानमंत्री को सदन में बोलना पड़ा। बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है। सरहद के राज्य हैं, पड़ोसी देश लगते हैं उन राज्यों के साथ। वहाँ पे अस्थिरता अगर फैलती है तो उसके दूरगामी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और ये कारण है कि हम लोग चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव का विस्तृत जवाब देना चाहिए। सुना आपने। अब मैं आपको 2018 और 2023 में आए अविश्वास प्रस्ताव में एक और समानता बताती हूं। 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। टीडीपी इस अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले तक जो है वो मोदी सरकार का हिस्सा हुआ करती थी। 2023 में इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इस गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू भी है। 2022 तक मोदी सरकार के समर्थन में ये हुआ करती थी। यानी 5 साल बीतने के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव में समानताएं कई सारी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे 50 सांसदों का अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन हासिल हो। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। अनुच्छेद 75 के मुताबिक अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से झटका तभी लग सकता है जब सत्ता पक्ष के समर्थन में 272 से कम सांसद हो। लेकिन यहां मामला सरकार को गिराने का है ही नहीं, यहां विपक्षी पार्टियों को अपनी शर्तें मनवानी है। सरकार को यह दिखाना है कि वो चर्चा से नहीं भाग रही है। इस नूरा कुश्ती में अविश्वास प्रस्ताव का कार्ड खेला गया है। मैं देश की जनता को एक बात साफ तौर पर और दावे के साथ कह सकती हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कुछ हो कि ना हो, लेकिन एक बात साफ हो जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को हथियार बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार अपने पक्ष की बात करेगी, विपक्ष सरकार को घेरने वाले मुद्दे उठाएगा। इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव पर एक जबरदस्त चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों खेमे इस मौके को 2024 के लिए नैरेटिव सेट करने के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसमें हर वो बात होगी जो विपक्ष सरकार के लिए कहना चाहता है देश की जनता से, और हर वो दावे होंगे, वो बात होगी जो सरकार की तरफ से विपक्ष को ध्यान में रखते हुए जनता तक पहुंचानी होगी। तो यहां 3 किरदार होंगे इस वक्त जो सरकार चला रहे हैं वो, और वो जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक दिन सरकार चलाएंगे, और वो जिनको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस चर्चा को जरूर सुनिएगा। हम तो सुनेंगे ही और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का हर प्रयास करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। तो रूबिका लियाकत शो में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत 24।